बीजेपी में इस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी है। कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? क्या कोई स्टेट से आएगा या दिल्ली से होगा? क्या एनडीए के किसी उम्मीदवार को भी समर्थन कर सकती है बीजेपी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। नितिन जी, बीजेपी में मार मची हुई है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। लंबी चौड़ी लाइन है, एक उम्मीदवार बीजेपी तय नहीं कर पा रही, जबकि एक समय में अटल और अडवाणी जब थे तो अटल को उम्मीदवार घोषित किया गया था, उसके बाद अडवाणी को उम्मीदवार घोषित किया गया। ऐसा क्यों है? क्यों कंफ्यूजन है पार्टी में? कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने भी 2014 में उनका कौन उम्मीदवार है जाहिर नहीं किया है। क्या आप बता सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी है उसके उम्मीदवार है 2014 के लिए? मुझे लगता है इसमें बीजेपी में अब इसकी चर्चा भी नहीं है और ये विषय भी अप्रस्तुत है। एक बात जरूर है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री की काबिलियत रखने वाले अनेक नेता हैं, और इसलिए डेमोक्रेटिक वे से हम उचित समय पर हमारा नेता तय करेंगे। जब वक्त आएगा वो तय करने में हमें कोई अड़चन नहीं है और निश्चित रूप से हम तय कर पाएंगे। और मुझे लगता है आज वो विषय भी नहीं है और इसकी चर्चा केवल करना भी मुझे लगता है प्रस्तुत होगा। अटल अडवाणी क्यों नहीं बन रहा है पार्टी में? अटल और अडवाणी हुआ करते थे, राम लक्ष्मण की जोड़ी इनको कहा जाता था, लेकिन इस वक्त इतना वैक्यूम क्यों है पार्टी के अंदर? देखिए, अटल जी हैं, अब अडवाणी जी हैं। कोई भी देखिए, कोई भी पार्टी में, चाहे आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए और अन्य पार्टी का इतिहास देखिए, नेतृत्व तो समय के अनुसार बदलते रहता है। एक समय अटल जी और अडवाणी जी युवा नेता थे और दोनों ने मिलकर बहुत कम उम्र में देश का नेतृत्व किया, बहुत अच्छा काम किया। उनसे प्रेरणा लेकर काफी लोग अभी काम कर रहे हैं और वो भी है, और उसके बाद में भी और एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया ये होती रहेगी, और इसमें से कुछ नेता है उनकी उम्र हो जाएगी तो और युवा नेता आगे आएंगे, तो ये चलता ही रहेगा। देखो, पंडित नेहरू थे, लोगों को लगा, फिर इंदिरा जी आई, राजीव जी आए। अब यह कांग्रेस में एक बात ठीक है कि वहां परिवार से नेतृत्व आता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में से नेतृत्व आता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी है। तो समय के अनुसार उचित नेतृत्व आएगा और वो पार्टी का भी नेतृत्व करेगा और देश का भी नेतृत्व करेगा, और ऐसी काबिलियत रखने वाले अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में है। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आप ये मानते कि उम्र मैटर करती है? एक उम्र, एक फेज होता है हर नेता का, हर व्यक्ति का। तो अब नया जो फेज आ रहा है वो एक युवा नेताओं को जो बढ़ाने की बात की थी, सुदर्शन जी ने भी एक बार कहा था जब वो संघ प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि अटल अडवाणी को एडवाइजर की भूमिका में आना चाहिए, मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अटल जी तो एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में, अडवाणी जी की उम्र हो गई है जैसे कहा जाता है, तो आपको लगता है जो नई युवा है, नई पीढ़ी है, उनको अडवाणी जी को मार्गदर्शन करना चाहिए? देखिए, अडवाणी जी की उम्र अभी नहीं हुई है, उनके आज भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और बहुत सक्षम पद्धति से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्लियामेंट में नेतृत्व कर रहे हैं और हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अटल जी की दुर्भाग्यवश हमारे लिए बहुत बड़ी कमी है कि आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो कहीं आ नहीं सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से अटल जी का मार्गदर्शन हमको नहीं मिल सकता। पर अडवाणी जी की सेहत अच्छी है और उनका आज भी बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन मिलता है। मतलब मार्गदर्शक की भूमिका में है अडवाणी जी? नहीं जी, पूरे नेता में पार्लियामेंट्री पार्टी के हमारे वो अध्यक्ष हैं और वो अच्छी तरह से मार्गदर्शन करे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। 2014 में क्या भूमिका होगी अडवाणी जी की? नहीं, उनकी भूमिका क्या होगी तो वही बता पाएंगे, पर हमारे लिए यही हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है, हमारे शीर्षस्थ नेता है और उनके मार्गदर्शन में हम आगे जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर प्रोजेक्ट उनको पार्टी कर सकती है? 2004 में भी किया गया था। आपका ये कहना है कि उनकी उम्र अभी नहीं हुई है, वो फिट है, स्वास्थ्य भी उनका ठीक है, तो क्यों नहीं एक मन बना पाई है पार्टी? मुझे लगता है मीडिया में भी अब ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। बीजेपी में जब हमको चाहिए तब उचित समय पर हम लोग हमारे नेता का चयन करेंगे और इसमें हम सब लोग के लिए सामने कोई अड़चन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अडवाणी जी भी हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं बहुत बार कह चुका हूं कि जो नेता हो सकते हैं उनमें उनका भी नाम है। राम लक्ष्मण कौन है अभी पार्टी में अगर बात की जाए? अटल और अडवाणी को राम लक्ष्मण कहा, अभी पार्टी के राम लक्ष्मण कौन है? देखिए, राम लक्ष्मण हम सभी है, क्योंकि आज भी अडवाणी जी हमारे लिए राम लक्ष्मण के रूप में हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि अडवाणी जी हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है और अटल जी और अडवाणी ये हमारे पार्टी के संस्थापक है।
ये पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल जी और आडवाणी जी ने की है और स्वाभाविक रूप से वो हमारे संस्थापक नेता है। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयार की हुई नई पीढ़ी है और हम सब लोग मिलकर उनके अनुयायी के रूप में जो विचारों की प्रेरणा उन्होंने हमको दी है कि इस समाज का, इस देश का भविष्य हमको बदलना है, ये हिंदुस्तान भय, आतंक, भ्रष्टाचार, महंगाई से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान बनाना, ये जो राष्ट्रवाद के विचारों की नींव उन्होंने डाली है, उसी विचारों के आधार पर हम लगातार कार्य करते हैं। जी, आडवाणी जी ने तो सवाल उठाया अपने ब्लॉग में कि पार्टी में मोटिवेशन की कमी है, सब ठीक नहीं है, तो आपके जो गाइड की बात कर रहे हैं, आपके फिलोसफर बता रहे हैं उनको, तो उन्होंने तो पार्टी में कहा कि मोटिवेशन नहीं है। शायद हमारे कुछ कमियां होगी इसलिए उन्होंने कहा होगा, हम उस पर विचार करके उसको सुधार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में ना तो बीजेपी सत्ता में आएगी, ना कांग्रेस आएगी, कोई थर्ड फ्रंट आएगा, उनको समर्थन देने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको लगता है कि आडवाणी जी ने जो कहा कहीं ना कहीं उनका अनुभव रहा होगा? देखिए, आडवाणी जी को मिस इंटरप्रेट किया गया और 2 पेज के ब्लॉग में 2 वाक्य उन्होंने लिखे थे। इसमें उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के साथ चर्चा होने का रेफरेंस दिया था और उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है, इसके पहले देश में हुआ, ये उसका रेफरेंस था, ये उनका मत नहीं था। मीडिया में उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि आडवाणी जी के मन में, हमारे सबके मन में एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस जाएगी, एनडीए आएगा और बीजेपी का प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। नितिन जी, बीजेपी का प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बीजेपी अपने आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तय करेगी या एनडीए की कंसल्टेशन से तय करेगी? देखिए, इसमें उचित समय पर अगर आवश्यकता होगी तो हम हमारे साथियों से भी चर्चा करेंगे, उनके साथ भी चर्चा करके हमारा निर्णय करेंगे। अगर आप उनसे तय करेंगे, नीतीश कुमार की पिछले दिन भी आपसे बात हुई, उनको कुछ रिजर्वेशन है कुछ नामों को लेके, क्या उन नामों को अवॉइड किया जाएगा? नीतीश कुमार की जो स्टैंड है, उनकी रिजर्वेशन है, उनको मद्देनजर रखा जाए? देखिए, ये घिसी पीटे रिकॉर्ड है, बहुत बार बहुत इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। अब ये सवाल समाप्त हो गए हैं। अब सवाल देश में सबसे पहले ये कि एक के पीछे एक भ्रष्टाचार के स्कैंडल्स आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी विद द डिफेंस की बात करती है, दूसरों से अलग बात करती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन अपनी ही पार्टी में इन तमाम सवालों से 2-4 हो रही है। नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार ने बात किया, प्रधानमंत्री को लेकर बार-बार सवाल उठते हैं, तो एक सवाल तो है लोगों में, आखिर कहीं ना कहीं लगता है कि कार्यकर्ता में, लेकिन कंफ्यूजन क्या है? तो नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हो सकते हैं चाहे नीतीश कुमार को रिजर्वेशन हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके बारे में मैंने नीतीश कुमार जी को बताया कि जब जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम जरूर उनसे सलाह करेंगे। अब मुझे लगता है ये विषय अप्रस्तुत है, इसकी चर्चा भी अप्रस्तुत है। ना कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया, ना अभी सत्ता हमको मिले, ना मेजोरिटी आई है। मुझे लगता है ये चर्चा मीडिया में ही बहुत ज्यादा होती रहती है। नीतीश कुमार को आपत्ति क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, और आपको क्यों बताना पड़ा उनको? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ रिजर्वेशन है, तभी उनसे बात की आपने? मुझे उनकी अच्छी बातचीत हुई और विषय समाप्त हुआ है, और इससे ज्यादा उसमें कहना कुछ उचित नहीं होगा। मोदी को लेकर रिजर्वेशन क्या है उनके दिमाग? क्या उनकी इमेज, जो गुजरात दंगों को लेकर सवाल उठे थे, क्या उनका जो हिंदूवादी एक छवि है वो एक रिजर्वेशन है, वो आड़े आ रही है मोदी के? उनके मन में क्या बातें हो तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, पर मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि मेरी उनसे बातचीत हुई है और अब विषय समाप्त हो गया है। अब एनडीए पूरी यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी पूरी यूनाइटेड है, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई विवाद नहीं है, और उचित समय पर एनडीए करके हमारा नेता तय करने का जो निर्णय हमने किया है वो उचित समय में हम सब लोग मिलकर चर्चा करके करेंगे। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको साथ में लेकर चलना यही हमारी ताकत है। अटल जी ने 22 पार्टी को लेकर एनडीए यशस्वी रूप से चला है। मुझे लगता है वो आदर्श हमारे सामने है और हम ठीक प्रकार से जाएंगे। अब ये सब विषयों की चर्चा भी नहीं, विवाद भी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि मीडिया में इसकी चर्चा होती रहती है। नरेंद्र मोदी को आपको लगता है छवि बदलनी चाहिए? सेकुलर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की एक छवि थी, उसी तरह की छवि बनानी चाहिए नरेंद्र मोदी को? छवि बदलने की जरूरत है आपको लगता है? देखिए, हमारी पार्टी कम्युनल नहीं है, हम पूरी तरह से सही पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सेकुलर शब्द का अर्थ होता है पंथ निरपेक्षता। सभी धर्मों के साथ, सभी संप्रदायों के साथ समान न्याय होना चाहिए। आज 9 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। क्या आप ऐसा कोई निर्णय हमारे पार्टी में बता सकते हैं जिसके कारण आप हमको कम्युनल कह सकते हैं? हमने जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स को डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते, और इसलिए इन सब विषयों का जो अपप्रचार होता है मीडिया के एक सेक्शन से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे विरोधियों के द्वारा, वो प्रचार गलत है। भारतीय जनता पार्टी सही अर्थ में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और ये जो सेडो सेकुलरिस्ट है, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आतंकवादियों का तुष्टीकरण करते हैं, जो आतंकवादी है उनके घरों में जाकर उनका गौरव करते हैं,
जो अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसकी फांसी की सजा देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उसका अमल नहीं करते। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो राजनीति है, जिन्होंने विदेशी बांग्लादेशियों को बड़े प्रमाण पर रेड कारपेट डाल के घर में घुसाने का काम किया है केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। वो लोग जो बात धर्मनिरपेक्ष करते हैं वो धर्मनिरपेक्षता अलग है, वो छद्म धर्मनिरपेक्षता है। हमारी सही धर्मनिरपेक्षता और हमारा कोई भी नेता ऐसा नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करके हम राजनीति कर रहे हैं। आपके जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदूवादी छवि का नेता प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होना चाहिए, तो आपको लगता है उसी आप चाहेंगे उसी ढंग से? देखिए यार, हिंदुस्तान की मीडिया ने भी सुधारना चाहिए। परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने जो कहा, हर बात को तोड़ मरोड़ कर देना, उसको विवाद खड़े कर देना, ये कोई मीडिया नहीं हो सकती। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। और हिंदुत्व के बारे में भी जो हम सब स्वयंसेवक हमको जो पता चला वो यही है कि उसकी उपासना पद्धति कोई भी होगी तो भी वो हिंदू है, भारतीय, यही संघ में कहा जाता है। मुझे लगता है ये बार बार कहीं ना कहीं उसको मिसइंटरप्रेट करना, उसको विवाद खड़े कर देना, ये बातें जो होती है इसमें मीडिया ने भी थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए और सही जो बात है वो बतानी चाहिए। कभी कभी दो बातें हमारे पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। एक बात मैं अक्सर महसूस करता हूं, इमेज वर्सेस रियलिटी, और दूसरी बात परसेप्शन वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। और बार बार मैं इसका जिक्र करता हूं, हम एक राष्ट्रवादी पार्टी है, सब धर्मों के साथ, सब जातियों के साथ, सब भाषाओं के साथ हम सम्मान करते हैं। हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने वाली बात को नहीं मानते। हम हिंदुस्तान में सबको साथ में लेकर चलेंगे और हिंदुस्तान का भविष्य बनाएंगे। और आज जो बात हमने तय की है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से आई है, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, हम देश की गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, हम गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आज देश की जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजंस। इससे बदलकर देश को आगे लेकर जाना, इसको हम सोच रहे हैं, वो हमारी दिशा है। बार बार ये भी एक सवाल उठते हैं और कहा भी जाता है कि नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव के बाद सेंटर का रुख कर सकते हैं, तो गुजरात चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की भूमिका स्टेट में देखते हैं, सेंटर में देखते हैं? अभी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। जब वो कहेंगे, जब बातचीत हो जाएगी, जब पार्टी तय करेगी, तब निर्णय करेगी। आपको लगता है केंद्र में ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है? मेरे लगने पर और न लगने पर कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी के भविष्य में जो भी कुछ निर्णय है उसके फैसले उस समय पर पार्टी करेगी। आज एडवांस में उसका डिक्लेरेशन करने की नरेंद्र मोदी ने डिसाइड नहीं, सभी से विचार विनिमय करके निर्णय होते हैं। नरेंद्र मोदी चाहेंगे तभी स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये माँ बेटों की और पिता पुत्र की पार्टी नहीं है। मैं पार्टी का मालिक नहीं हूँ, प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। सबसे विचार करके पार्टी की हाईएस्ट बॉडी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोर कमेटी है, उन सब जिनके संबंध में उनसे विचार विनिमय करके सबको साथ लेकर पार्टी का निर्णय होता है। उसी समय उनकी समय नहीं झुकना पड़ा। ये सवाल उठा था कि आपको नरेंद्र मोदी को जिन निर्णयों पर आपत्ति थी, नितिन जी, आप पार्टी प्रेसिडेंट थे, आपको निर्णयों को वापस लेना पड़ा। संजय जोशी का प्रकरण देखिए, उनको बलि का बकरा बनाया गया, उनको हटाना पड़ा पार्टी से नरेंद्र मोदी के चलते। ये तो आप स्वीकार करेंगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं एक बार नहीं 1000 बार झुकने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं। पार्टी के हित के लिए मैं कभी भी कोई भी निर्णय करने के लिए तैयार हूं और मैं इसको हार और जीत नहीं मानता। पार्टी का हित देखना, पार्टी के हित के लिए काम करना, ये पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता करके मेरा कर्तव्य है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अध्यक्ष एक्स अध्यक्ष बन सकता है, एमएलए एक्स एमएलए बन सकता है, एमपी एक्स एमपी बन सकता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। इस विचारों के लिए, इस संगठन के लिए काम करने वाला मैं कार्यकर्ता हूं। मैं हार जीत की बात कभी सोचता नहीं। और आप जिसको हार समझ रहे, अगर ऐसी हार मुझे 1000 बार भी स्वीकारनी पड़ी और उसमें अगर पार्टी का हित होगा तो मैं जरूर वो करूंगा। उसमें मुझे कोई बाहर जाना पार्टी के हित में था, आपका कहना ये है? देखिए, मुझे लगता है ये प्रश्न अब समाप्त हो गया है। अब प्रस्तुत है, लोगों तक अभी ये चीजें क्लियर नहीं है कि ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी पार्टी से बड़े हो गए हैं, उनकी जीत के सामने झुकना पड़ा है। पार्टी बोलना और क्या लिखना और क्या दिखाना, ये आपका अधिकार है। मैं इतना ही बताऊंगा कि मैं पार्टी में जो कुछ सवाल थे उसको सुलझाकर अब पार्टी पूरी तरह से इसमें काम पे लगी हुई है। प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, संसद नहीं चलने दे रही है, तो क्या बीजेपी इसी मांग पे अड़ी रहेगी, पीछे नहीं हटेगी? देखिए, पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो इस्तीफा हम मांग रहे हैं वो जस्टिफा है या नहीं है। ये संविधान में जो सीएजी है, ऐसी संस्था के प्रमुख ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि ये इतना लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। मुझे बताइए, जब लोकायुक्त का रिपोर्ट कर्नाटक में आता है तो सोनिया जी से लेकर सभी गली दिल्ली के कांग्रेस वाले एक स्वर में कहते हैं कि येदियुरप्पा ने रिजाइन करना चाहिए, येदियुरप्पा ने रिजाइन करना चाहिए।
तो मुझे बताइए, लोकायुक्त के रिपोर्ट के बाद येदियुरप्पा जी ने रिजाइन करना चाहिए, तो सीएजी के रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं रिजाइन करना चाहिए? मुझे बताइए, इतने बड़े भ्रष्टाचार के लिए सीएजी ने जो नुकसान हुआ है देश का, उसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा है। और मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर उनके जैसे संवेदनशील व्यक्ति ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो ज्यादा उचित होगा और उससे लोकतंत्र में उनकी प्रतिमा में भी सुधार होगा। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स में भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खुद नीलामी रोकने के लिए बाकायदा लेटर लिखे गए थे, तो बीजेपी के लोग भी जिम्मेवार है। कितनी हास्यास्पद बात है। क्या हमारे चीफ मिनिस्टर की सलाह पर केंद्र सरकार निर्णय करती क्या? और उन्होंने जो कहा है उसमें गलत प्रकार से बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्यों के जो उद्योग है, राज्य के पावर प्रोजेक्ट है, उनको इसका आवंटन करना चाहिए, ये बात कही थी। इसलिए कोई भी इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस अगर ऐसा कह रही है, ये पूरी तरह से गलत बात है। और मुझे लगता है हमने गलती की, पर क्यों की? तो इनकी सरकार ने कोई हमारे चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गलती की, हमारे सलाह पर चलते क्या? ये पूरी तरह से गलत बात है। और मुझे लगता है जो नीति है आवंटन की, ये पूरी नीति केंद्र सरकार तय करता है और राज्य सरकार के पास वो राज्य सरकार अपनी भूमिका रखता है। और उसमें एक ही पत्र में 10 बातें उन्होंने कही होगी, तो वो बातें सरकार ने स्वीकार की है क्या? प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे रही है, पूरी सरकार डिफेंड कर रही है, कांग्रेस डिफेंड कर रही है, तो आगे क्या होगा? क्या बीजेपी बीच में खबर आई थी कि इस्तीफे दे सकते हैं सांसद, समितियां जो बनी है पार्लियामेंट की उनसे अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, तो बीजेपी कहां तक जाएगी? देखिए, वो एक लोकतांत्रिक पद्धति से संघर्ष कर रहे हैं और इस देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्त करना, इस बात के लिए एक विपक्ष के नाते, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के नाते हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारी बात को हम हमारे लोकतांत्रिक मार्ग से लोगों के सामने रख रहे हैं। एक सवाल होता जाते जाते नितिन जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नितिन गडकरी और प्राइम मिनिस्टर के घर का घेराव करेंगे सीएजी की जो रिपोर्ट आई कोल आवंटन को लेकर के, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दोषी हैं। ये अरविंद केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं, उनके इस स्टेटमेंट को हास्यास्पद है। न कोई आवंटन का हमारे पास कोई अधिकार है, न हमने किसी को आवंटित किया, न राज्य सरकार ने। उन्होंने पहले कोल का जो माइनिंग एक्ट है पढ़ना चाहिए, उसमें सर्वाधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है। सिफारिश करने के अधिकार केवल राज्यों को होते हैं, उसके बाद भी पॉलिसी केंद्र सरकार तय करती है। और अरविंद केजरीवाल जैसे सुशिक्षित व्यक्ति ने ऐसे गैर जिम्मेदार बयान करना, इसी के कारण ने अन्ना के आंदोलन की फजीती कर दी और आंदोलन को समाप्त कर दिया। मुझे लगता है उनको आप लोगों ने सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप हमसे बात करें, ये थे नितिन गडकरी साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि कोल आवंटन मामले में बीजेपी इसको अंजाम तक लेके जाएगी और प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे से कम मानने वाली नहीं है। कैमरामैन अंकुर के साथ अशोक सिंघल, नागपुर, आज तक।